चलें जी। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं ये ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कल पूछा था कि अ, आईवीआईबीसी में से जो था कि बीसीएस क्लासिफिकेशन 4 में जो ड्रग्स हैं हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड और एक और ड्रग थी, वो ओरल रूट से भी उसकी टैबलेट्स भी होती हैं। तो वो जो वो मैंने चेक किया उसको, वो है क्लास 4 की ही ड्रग्स, लेकिन वो फ़ॉर्मूलेशन उन्होंने इस तरह की हुई है कि वो नैनो पार्टिकल्स बना के उसके, तो उस तरह फिर उन्होंने उसको उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को एनहांस किया हुआ है बेसिकली, टू मेक दैट ड्रग अवेलेबल फॉर ओरल एब्ज़ॉर्प्शन। तो वो जो है वो है क्लास 4 की ही ड्रग्स, लेकिन उनकी फ़ॉर्मूलेशन जो है वो किसी और तरीके से करके तो उनको ओरली एब्ज़ॉर्बेबल बनाया गया है। ठीक है जी। यस सर। सर ये लेफ्ट वाला ग्राफ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। लेफ्ट वाला ये जो ग्राफ है इसमें डोज़, अब इसमें अगर देखें तो डोज़ बढ़ने से एयूसी पहले बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके डोज़ कांस्टेंट है और एयूसी बढ़ता जा रहा है। ठीक है? ये उस सूरत में जब पेशेंट को सब्सीक्वेंट डोज़ेज़ दे रहे हैं हम, ठीक है? एक डोज़ दी उसको सपोज़ 1000 मिलीग्राम और उसका एयूसी देखा, ठीक है? जब डोज़ उसकी बढ़ाई उसकी 1000 से हमने 2000 किया उसको डोज़ अगर फ़र्ज़ करें, या थोड़ी डोज़ से अगर स्टार्ट करें 100 से 200, 200 से 300 की, तो उसका एयूसी बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे जाके जब उसकी एलिमिनेशन पे सैचुरेशन हो जाएगी, किडनी में जिस भी रूट से, जिस भी मैकेनिज़्म से उसने एलिमिनेट होना है, उसने ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन से होना है या एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन से होना है। उस स्टेज पे जब सैचुरेशन हो जाएगी, तो फिर डोज़ हम अगर कांस्टेंट भी रखेंगे, यानी एक डोज़ पे जाके अगर हम डोज़ रोक देंगे, 100, 200, 300, 400 पे जाके अगर सैचुरेशन होगी, या फिर अगर हम 400 मिलीग्राम डोज़ देते जाएँगे, डोज़ 400 ही रखेंगे अगर, डोज़ को नहीं बढ़ाएँगे, लेकिन एयूसी बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है? क्योंकि ड्रग उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है? तो उसका एयूसी बढ़ता जाएगा सेम डोज़ के ऊपर, ठीक है? तो ये दोनों जो ग्राफ हैं ये ठीक हैं इस लिहाज़ से, ठीक ठीक। ठीक है जी? अच्छा, एक जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन के पॉइंट पे सैचुरेशन है, एक एलिमिनेशन के पॉइंट पे सैचुरेशन है, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया था कल। अब जो नया आज का जो नया टॉपिक है वो है उसी की कंटिन्यूएशन में इन विवो फार्माकोडायनामिक कंपैरिज़न। पहले हम इन विवो फार्माकोकाइनेटिक कंपैरिज़न कर रहे थे, उसके पीके पैरामीटर्स को सीमैक्स, टीमैक्स और एयूसी का कंपैरिज़न किया। अब पीडी कंपैरिज़न इज़ यूज्ड टू इन केसेस वेयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज़ नॉट अवेलेबल। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके लिए कोई बायो एनालिटिकल मेथड नहीं है, जिसकी ड्रग कंसंट्रेशन हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? है। या फिर ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके लिए उनका फार्माकोडायनामिक इफेक्ट जो है वो भी बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन होती है उसकी ड्रग की एक्टिविटी की, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, या कोई वेट रिड्यूस करने की ड्रग्स हैं, या जो डायरेक्टली वास्कुलर की जो डायरेक्टली हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट करती हैं ड्रग्स, तो उन ड्रग्स के हम फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स के थ्रू भी उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, और इन विट्रो अप्रोचेस आर नॉट एप्लीकेबल। इन विट्रो अगर उनके लिए उनकी जो है वो डिसोल्यूशन स्टडी जो है वो यूज ना कर सकते हो, क्या इसमें क्या है, अ डोज रिस्पांस रिलेशनशिप इज डिमॉन्स्ट्रेटेड ऊपर ही होगा उसके पास। कि डोज और रिस्पांस का रिलेशनशिप हम जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं कि डोज बढ़ाते जाते हैं और उसका रिस्पांस भी चेक करते जाते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि जी ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व होता है, कि डोज बढ़ाने से रिस्पांस बढ़ता है उसका, ठीक है? द पीडीएफ शुड बी एट राइजिंग फेज ऑफ द डोज रिस्पांस कर्व। इसमें जो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट है वो वाई एक्सिस पे होता है, और फार्माकोकाइने जो उसका डोज होती है वो उसका एक्स एक्सिस पे होता है। सफिशिएंट मेजरमेंट शुड बी टेकन टू एश्योर एन एप्रोप्रिएट पीडी रिस्पांस। ये नहीं कि हम एक ही डोज देके तो उसका पीटी रिस्पांस देखें, ठीक है? उस तरह भी देख सकते हैं, लेकिन वो एक अलग अप्रोच है। लेकिन नॉर्मली डोज हम बढ़ाते जाते हैं और उसका फिर इफेक्ट भी देखते जाते हैं। जिस तरह हम ईडी 50 चेक करते हैं या एलडी 50 चेक करते हैं, उसमें ये है कि एक डोज दी, उसमें देखा गया कितने लोगों में रिस्पांस आया, फिर डोज बढ़ाई, डोज फिर बढ़ाते हैं साथ-साथ और उसका रिस्पांस को भी चेक करते जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वो आ जाएगा, ग्राफ आएगा, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ऑल पीडी मेजरमेंट्स शुड बी वैलिडेटेड फॉर अच्छा जी, फॉर स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड प्रिसिजन। जो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट हमने मेजर करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लड
ग्लूकोज लेवल को चेक करना है, तो जिस मेथड से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं वो मेथड वैलिडेटेड हो, ठीक है। वो मेथड जो है वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल मेथड हो। ये ना हो कि जी वो मेथड कभी कुछ रिजल्ट दे रहा है, कभी कुछ रिजल्ट दे रहा है। अगर आप एक ग्लूकोमीटर से कर रहे हैं तो एक ही पेशेंट का अगर आपने ग्लूकोज लेवल चेक किया है अभी और दोबारा अगर उसी पेशेंट का उसी टाइम पे किया चेक तो वो कुछ और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेट नहीं है या वो प्रिसाइज नहीं है वो मेथड इसका। तो जो मेथड है, या अगर ब्लड प्रेशर चेक करना है तो ब्लड प्रेशर चेक करने का भी जो मेथड है वो एक्यूरेट हो, ठीक है। एक्यूरेसी प्रिसिजन वैसे भी हम आजकल उसमें वैलिडेशन में भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा इसका कि ये एक्यूरेसी और प्रिसिजन सेंसिटिविटी क्या है। टू अप्रोचेस, नंबर वन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डोज रिस्पांस कर्व। डोज बढ़ाते जाएंगे और रिस्पांस भी बढ़ता जाएगा, और इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कितनी डोज पे कितना रिस्पांस आया है, और दोनों ड्रग्स के डोज रिस्पांस कर्व को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। नंबर टू, एक्यूट फार्माकोडायनामिक इफेक्ट टाइम कर्व। जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या करते हैं कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व होता है, ठीक है। इसी तरह हम ड्रग का इफेक्ट और टाइम का कर्व देखते हैं, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट और टाइम का करके। एक डोज दी और देखा कि कितनी देर तक उसका इफेक्ट बढ़ता गया है, और उसके बाद फिर कितनी देर तक उसका इफेक्ट जो है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ड्रग्स के फार्माकोडायनामिक इफेक्ट टाइम कर्व को हम लेके तो कंपेयर करते हैं। अगर तो वो दोनों कंपेरेबल हो, एक यार दूसरे के आवाज क्लोज हो, तो आवाज कम आ रही है, कट रही है, क्या मसला? सर हमें आ रही है, मुझे लगता है उसका खुद का नेट स्लो है। अच्छा, चले ठीक है। और वैसे भी रिकॉर्डिंग में ये आवाज क्लियर हो गया, बाद में भी देख लेना अगर किसी को कोई रह जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये ग्राफ। ये एक डोज रिस्पांस कर्व है, ठीक है। कि डोज 10 मिलीग्राम 20 30 40 50 70 80 तक गई है, और जैसे जैसे डोज बढ़ाते जा रहे हैं रिस्पांस भी बढ़ता जा रहा है ड्रग का, ठीक है। आप इसको परसेंटेज में कह लें। तो ये एक प्रोडक्ट का हमने डोज रिस्पांस कर्व ले लिया। इसके साथ कंपैरिजन में अगर हम दूसरी प्रोडक्ट का देखें तो उसी उसी ड्रग की किसी दूसरी फार्मूलेशन या दूसरी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की, उसका डोज रिस्पांस कर्व इस तरह का है। इसका मतलब है कि ये दोनों बायो इक्विवेलेंट नहीं है। अगर तो दोनों का कर्व एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो तो फिर हम कह सकते हैं कि जी दोनों का फार्माकोडायनामिक इफेक्ट भी सेम आ रहा है सेम डोज के ऊपर। जैसे जैसे इनकी डोज चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उनका फार्माकोडायनामिक इफेक्ट भी चेंज हो रहा है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ज्यादा क्लियर पिक्चर ये है जिसमें हम ED50 चेक करते हैं कि डोज बढ़ती जा रही है और 50% रिस्पॉन्स जितने पेशेंट्स में आ, जितना फार्माकोडायनामिक इफेक्ट 50% पेशेंट्स में जिस डोज पे आ रहा है उसको हम कहेंगे कि ये ED50 है, इसकी इफेक्टिव डोज फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ED50 जो है वो 30 मिलीग्राम है एक ड्रग की, ठीक है। उसी की फार्मूलेशन दूसरी फार्मूलेशन हमने दी तो उसकी ED50 जो है वो 45 मिलीग्राम है। यानी ये दोनों ड्रग्स जो है ये हम कह सकते हैं कि ये बायोइक्विवेलेंट नहीं है। अगर उसी दूसरी ड्रग की ED50 भी 30 हो या 28 है, 29 है, 32 33 तक है, यानी दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, 80% प्लस माइनस 20% अगर हो तो 80% टू 125% तक इसकी रेंज होती है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ये 125 वाला क्या चक्कर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर क्लोज हो तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये बायो इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों क्लोज नहीं है तो फिर ये बायो इक्विवेलेंट नहीं है दोनों, ठीक है। फिर जो दूसरी अप्रोच थी फार्माकोडायनामिक इफेक्ट टाइम कर्व, ठीक है। उसमें ये है कि ये हमने एक डोज दी प्रोडक्ट ए की और उसमें उसका इफेक्ट देखा कि स्टार्ट में उसका इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और उसके बाद फिर मैक्सिमम इफेक्ट आया है और उसके बाद फिर इफेक्ट उसका कम हो रहा है। इसमें भी हम 2-3 पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इफेक्ट, ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन नहीं है, ये मैक्सिमम इफेक्ट है ड्रग का, ठीक है। जब आप ज्वाइन करें ना तो अपना माइक को खुद ही म्यूट कर दिया करें, वो फिर बार बार मुझे इस पे इंतजार करना पड़ता है। तो ये मैक्सिमम इफेक्ट है, उसके बाद फिर इफेक्ट जो है ग्रेजुअली कम हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रही है और कंसंट्रेशन के हिसाब से इफेक्ट भी उसका कम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट ए का ग्राफ है। इसी तरह अगर दूसरी प्रोडक्ट है और उसका इफेक्ट इस तरह का है कि सेम डोज हमने दी, सेम डोजेज फॉर्म दी, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग दी, तो उसका जो इफेक्ट है वो पहले वाली ड्रग से कम आया है, ठीक है। एक सिंगल डोज के बाद उसका हमने उसका जो है वो
फार्माकोडायनामिक इफेक्ट टाइम कर्व जब प्लॉट किया तो वो उसके कंपैरेटिव नहीं है, उससे कंपेरेबल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो इसका मतलब है कि उसकी ड्रग के फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स में डिफरेंस है, उसकी बायोइक्विवेलेंस में भी डिफरेंस है, वो बायोइक्विवेलेंट नहीं है। उसकी मे बी एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आया है, या उसके जो है वो रिलीज फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट में डिफरेंस है। तो जो भी वेरिएशन है कि ड्रग की जो है वो लाइफ के अंदर दोनों इक्विवेलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही दोनों प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ये ग्राफ क्लियर है आपको? यस सर। जी। नेक्स्ट जो है ये टेबल है शार्जल के अंदर, ये दिया हुआ है बुक में से, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर मिल जाएगा। इसमें ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं जिन ड्रग्स के लिए हम फार्माकोडायनामिक एंड पॉइंट के थ्रू जो है वो ड्रग की बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करते हैं, ठीक है। इसमें एस्कॉर्बिस टैबलेट्स हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज के लिए इसका एंड पॉइंट जो है रिडक्शन इन दी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में रिडक्शन को हम चेक करते हैं कि कितनी डोज के ऊपर कितना डिक्रीज आया ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फास्टिंग में नॉर्मली विदाउट ड्रग जो है वो 130 ग्राम्स पर लीटर है, 130 मिलीग्राम पर 130 ग्राम्स पर डेसीलीटर है, ठीक है। सॉरी 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। और उसको हमने एक ड्रग दी, उसके बाद देखा कि उसका जो एक डोज देने से किसी ड्रग की सपोज 10 मिलीग्राम डोज देने से उसका जो 130 से 115 पे आ गया, ठीक है। जब अगले दिन नेक्स्ट दिन डे उसका फिर फास्टिंग चेक किया 130 है, और उसको डोज देने के बाद हमने देखा ज़्यादा डोज दी और फिर देखा कि उसका जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 पे आ गया। डोज बढ़ाई तो उसका रिडक्शन इन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो ड्रग है लैंथेनम कार्बोनेट टैबलेट, ठीक है। ये रिडक्शन ऑफ द सीरम फास्फेट लेवल इन पेशेंट विद एंड रीनल डिजीज, ये जो पेशेंट उस होते हैं उस पे क्या नाम है उसका, डायलिसिस के ऊपर होते हैं, फास्फेट लेवल को कम करने के लिए ये ड्रग यूज होती है, ठीक है। तो उसमें फिर रिडक्शन इन दी यूरिनरी फास्फेट एक्सक्रीशन, तो ये ड्रग देने से यूरिनरी फास्फेट एक्सक्रीशन को बेसिकली कम करना होता है। तो ये ड्रग जो है दे के हम उसके लेवल को कम करते हैं कि कितनी डोज से कितना रिडक्शन आई है उसकी। इसी तरह ऑर्लिस्टेट कैप्सूल्स हैं, ऑर्लिस्टेट जो है ओबेसिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो इसका एंड पॉइंट जो हम चेक करते हैं अमाउंट ऑफ फैट्स एक्सक्रीटेड इन फीसेस ओवर 24 आवर्स एट स्टेडी स्टेट, यानी इसका पहले स्टेडी स्टेट अचीव करते हैं, उसके बाद फिर डोज को चेंज करके देखते हैं कि जी फीसिस के अंदर फैट्स की कंटेंट्स को चेक करते हैं कि जितनी ज़्यादा फैट्स फीसिस के अंदर अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब है उस ड्रग का इफेक्ट कितना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही है कि इसने फैट्स की एलिमिनेशन को एनहांस करना है, ठीक है। फैट्स की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम जीआई, ठीक है। तो ये इस तरह बाकी जो ड्रग्स हैं फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट क्रीम जो है ये स्किन के ऊपर है, स्किन क्रोमेटोमीटर मेजरमेंट थ्रू एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर एप्लीकेशन। इसका तो अल्ब्यूटेरोल है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। इसी तरह फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट ये भी है वो डिजाइन इंटरवल ऑन फर्स्ट डे, ये भी अस्थमा के लिए यूज होता है, ब्रोंकोडायलेटर है। लो एंड तो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, हेपारिन भी है, ये भी एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट भी हम देख सकते हैं उसका जो ब्लीडिंग टाइम चेक करके। तो डिफरेंट ये वो ड्रग्स की एग्जांपल है जिनके बायोइक्विवेलेंस स्टडी हम विद द हेल्प ऑफ फार्माकोडायनामिक रिस्पांस चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इन विवो कंपैरिजन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड पॉइंट। क्लिनिकल एंड पॉइंट मीन के ये पैरेलल बायोइक्विवेलेंस स्टडी है। ये आपको याद होगा जो मैंने पैरेलल स्टडीज बताई थी कि हम दो डिफरेंट ग्रुप्स ले लेते हैं, ठीक है। हर ग्रुप के अंदर जो है वो सेम एक ग्रुप को एक ड्रग देते हैं, दूसरी ग्रुप को दूसरी ड्रग देते हैं, ठीक है। और फिर उन दोनों के जो है वो एंड पॉइंट चेक करते हैं। एंड पॉइंट्स में क्या हो सकता है, इसमें पेन का जो है एनर्जेटिक ड्रग्स भी हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं कि उन्होंने इन्फेक्शन को टोटली खत्म कर दिया या नहीं खत्म कर दिया, या कोई भी डिजीज है जिस डिजीज को प्योरली खत्म करना है या नहीं करना। तो एंड प्रोडक्ट जो है, सॉरी एंड प्रोडक्ट कह रहा हूँ, एंड रिजल्ट ऑफ द ड्रग जो है क्लिनिकल एंड पॉइंट, उसको हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है,
लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट सेंसिटिव टू बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस, ठीक है। ये जो पहले दो हमने मेथड किए हैं, एक इन विवो फार्माकोकाइनेटिक्स कंपैरिजन है, दूसरा इन विवो फार्माकोडायनामिक कंपैरिजन है, ये उनसे कम इफेक्टिव है या कम सेंसिटिव है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये कुछ कंडीशन में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर यही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। A predetermined clinical endpoint is used to evaluate the clinical effect of the in the patient you discuss कर चुके, requires the use of large number of patients which increases cost and duration of the study, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि हम सिर्फ एक पेशेंट या दो पेशेंट दें, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ द पेशेंट्स में ये स्टडी करनी पड़ती है ताकि पता चले कि इफेक्ट उनका आया या नहीं आया। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिकल ड्रग है, टॉपिकल ड्रग्स का भी हम इफेक्ट देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर लगाने से स्किन में जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है या नहीं खत्म हुई, ठीक है। तो प्लेसिबो आर्म इज यूजुअली इंक्लूडेड। इसमें फिर ये है कि हम प्लेसिबो भी कई दफ़ा इंक्लूड करते हैं कि पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। समटाइम कोई ऐसी है जिसका क्लिनिकल एंड पॉइंट पे पेशेंट हमें बताएगा तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि पेन खत्म हुई है या नहीं हुई, ये इसमें पेशेंट हमें बताएगा। तो उसमें समटाइम्स फिर प्लेसिबो भी डाल के देखना पड़ता है कि पेशेंट को वाकई ही कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से इसका वो ठीक हो रहा है या वाकई ड्रग का इफेक्ट आ रहा है। तो समटाइम प्लेसिबो देख के भी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये ड्रग का इफेक्ट है भी या नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेड फॉर थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव नेग्लिजिबल सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। जिनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं है उनके लिए हम ये देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो टॉपिकल जितनी भी ड्रग्स हैं उनमें ये वाला मेथड यूज किया जा सकता है फॉर बायोइक्विवेलेंस, फॉर व्हिच देयर इज नो आइडेंटिफाइड पीटी मेजरमेंट, कि कोई फार्माकोडायनामिक मेजरमेंट नहीं है। जिस तरह अभी बात की है पेन की कोई फार्माकोडायनामिक मेजरमेंट नहीं है कि हम देखें कि पेन कितना कम हो गया और कितना आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। कोई उसमें जो है वो हम उसका रिस्पॉन्स को उसकी डोज़ के साथ उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हमें उसका एंड रिजल्ट ही देखना पड़ेगा, ठीक है। या स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक हो गई है या नहीं ठीक हुई। या फिर फॉर व्हिच साइट ऑफ एक्शन इज़ लोकल, वही जो टॉपिकल जो हम अगर ड्रग्स हैं उनका, या लोकल अगर कोई ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जी पेशेंट का जो है वो ब्रोंकोडायलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, अस्थमा से अगर रिलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको जो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था। एक्सक्यूज मी सर, जी, जी। सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें, लेस एक्यूरेट, लेस सेंसिटिव टू बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस। बायो अवेलेबिलिटी को बेसिकली हमने कंपेयर करना है। जब बायो इक्विवेलेंस का मतलब ये है कंपैरिजन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट टू ब्रांड्स ऑफ द सेम ड्रग, ठीक है। लेस एक्यूरेट और लेस सेंसिटिव यही है कि ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितना फार्माकोकाइनेटिक एंड पॉइंट हम देखते हैं कि ड्रग का जब सीमैक्स कंपेयर करते हैं या उसका टीमैक्स या एयूसी को कंपेयर करके हम बायोइक्विवेलेंस चेक करते हैं। इस मेथड से जो बायोइक्विवेलेंस चेक करते हैं वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो जो रिस्पॉन्स है वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो 50 पेशेंट में हमने दिया एक प्रोडक्ट, 50 पेशेंट में दूसरी प्रोडक्ट दी, किसी ने सही बता दिया, किसी ने सही सही नहीं बताया, या किसी में एक ही प्रोडक्ट ए अगर हमने 50 पेशेंट को दिया, किसी में इफेक्ट जो है वो जल्दी आ गया, किसी में देर से इफेक्ट आया, तो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम बायो ओके सर, अवेलेबिलिटी डिफरेंस को हम मेजर उतना एक्यूरेटली या उतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना अच्छे तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ फार्माकोकाइनेटिक कंपैरिजन या फार्माकोडायनामिक कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल्स हैं जिसमें हम क्लिनिकल एंड पॉइंट्स को यूज करते हैं। कैल्सी प्रोटीन क्रीम है, प्लॉक सोरियासिस के लिए यूज होती है। इमी की मोड क्रीम है, कीटोकोनाजोल डैंड्रफ के लिए यूज होती है। इसमें हम देखते हैं कि डैंड्रफ खत्म हो गया या नहीं हो गया। माइकोनाजोल नाइट्रेट विजाइनल क्रीम है, ठीक है, ये कैंडिडियासिस के लिए यूज होती है। इसमें फिर हम देखते हैं कि कितने पेशेंट्स जो है वो ठीक हो गए हैं, कितने पेशेंट नहीं ठीक हुए इससे। नेटासानाइड टैबलेट्स हैं, ठीक है, सुप्रॉल्फेट टैबलेट्स हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो आ जाता है इन विट्रो कंपैरिजन, जो डिसोल्यूशन स्टडीज है। ये सारी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले आईवीसी में, कि हम डिसोल्यूशन स्टडीज का कंपैरिजन करते हैं दो प्रोडक्ट्स की, उनकी इन विट्रो स्टडीज देख के उनको इन विवो के साथ कंपेरेबल बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हमें सिर्फ इन विवो स्टडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ इन विट्रो स्टडीज से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिनके लिए आईवीसी एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसमें हमारे पास ये
एक प्रूफ है कि इसकी इन विट्रो जो है इफेक्ट दैट इज कोरिलेटेड विद द इन विवो इफेक्ट्स, कि अगर इन विट्रो इफेक्ट्स कंपेरेबल है दो प्रोडक्ट्स से तो उनके इन विवो इफेक्ट्स भी कंपेरेबल ही होंगे। शुड कोरिलेट इन विवो बायोअवेलेबिलिटी, ये वही IVIV से एस्टैब्लिश हुआ हो। Comparative resolution studies are often performed on several test formulations of the same drug during drug development. जब ड्रग डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें हर दफ़ा एक नई फार्मूलेशन बन रही है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, तो उसमें हर दफ़ा उनका कंपैरिजन करके पहले वाली के साथ, के पहले एक बैच बनाया था उसके बाद नहीं, अगर हमने बैच बना के तो उसको यूज़ करना है, पहले वाले के साथ उसका इन विट्रो कंपैरिजन कर लेते हैं। Under certain conditions, comparative dissolution profiles of higher and lower dosage strengths of or solid oral drug products such as an immediate release tablet are used to obtain a waiver of performing additional in vivo bioequivalence studies. ये का मतलब ये है कि जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स हैं उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की टैबलेट्स को लेके तो उनकी कंपैरिजन करके तो बायो वेवर के लिए भी कंपनीज अप्लाई करती हैं कि जी हमारी जो ड्रग्स है ये इन विट्रो कंपेरेबल है, तो हमें इसकी जो है वो बायो वेवर दिया जाए। बायो वेवर मीन कि हमें इन विवो स्टडी से एग्जेम्पशन दी जाए। बायोएक्विवेलेंस करने के लिए हमें ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने की जरूरत ना पड़े, हम अगर इसकी सिर्फ इन विट्रो स्टडीज कर लें तो वो सफिशिएंट हो टू प्रूव दैट द ड्रग प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड। ठीक है, तो बायो वेवर क्योंकि बायोएक्विवेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक लंबा काम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें आपने वॉलंटियर्स लेने हैं, उनको पे करना है, बहुत ज़्यादा जो है सैम्पलिंग करनी है, इक्विपमेंट लगेगा, मटेरियल लगेगा, केमिकल्स लगेंगे, एनालिसिस होगा, फिर लोग एक्सपर्ट्स यूज़ होंगे, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके लिए बायो जो है इक्विवेलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम कहते हैं कि ये बायो वेवर्स हैं। तो कंपनीज जो है वो अपना इन विट्रो डाटा लेके सिर्फ उसी की बेस पे बायो वेवर के लिए अप्लाई करती हैं कि जी हमें बायो वेवर दिया जाए, मीन कि हमें एग्जाम्पशन दी जाए इसकी बायोएक्विवेलेंस स्टडी करने की। तो इन विट्रो स्टडी समटाइम्स दे आर सफिशिएंट टू प्रूव दैट बोथ द ड्रग्स आर इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ इट्स बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अदर अप्रोचेस कौन सी हैं? इनके अलावा यूज ऑफ इन विट्रो बायोमार्कर्स एंड इन विट्रो बाइंडिंग स्टडीज। इन विट्रो बायोमार्कर इसकी जो एग्जांपल्स के अंदर आ जाएगा, बायोएक्विवेलेंस ऑफ cholestyramine resins is performed by equilibrium and kinetic binding studies of the resin to bile salt bile acid salts। यानी जो कोलिस्टारामीन है इसका जो इफेक्ट है वो यही है कि इसने जाके बाइल साल्ट के साथ, बाइल एसिड के साथ जाके इसने बाइंड होना होता है। तो हम इसकी बॉडी के अंदर जाके इसका जो एक्चुअल एक्टिविटी है कि इसने बाइंड होना है उसको हम इन विट्रो ही स्टडी को चेक कर लेते हैं, या इसके कि हम इसकी एब्जॉर्प्शन को देखें या इसकी जो है वो बाकी पीके पैरामीटर्स का कंपेयर करें या फार्माकोडायनामिक्स को कंपेयर करें। हम इन विट्रो इसकी क्योंकि जो इसका इफेक्ट है ड्रग का, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम उसके मैकेनिज्म को इन विट्रो चेक कर लेते हैं कि ये इसकी रेजिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर एक प्रोडक्ट है कोलिस्टारामीन की और एक दूसरी प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने बनाई है, पहले वाली प्रोडक्ट की एक बाइंडिंग उसकी जो है वो इक्विलिब्रियम है रेजिन के साथ। ठीक है, जो नई प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी भी बाइंडिंग इक्विलिब्रियम को चेक कर लेंगे रेजिन के साथ और दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो दोनों की बाइंडिंग एबिलिटी एक जैसी है रेजिन के साथ तो वो दोनों ड्रग फिर जो है वो बायोएक्विवेलेंट। ठीक, इसी तरह दूसरी एग्जांपल कैल्शियम एसीटेट टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये यूज होती हैं ये उसके लिए जो डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, फास्फेट के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट टैबलेट्स FDA recommends a relatively simple in vitro binding assay based on the test reference binding ratios over a range of phosphate concentration। तो इसकी भी इन विट्रो टेस्टिंग करते हैं ब्लड के अंदर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को चेक करके उसके अंदर जो है वो कैल्शियम एसिटेट टैबलेट्स डालनी है, उसके बाद फिर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन चेक। ठीक है, तो बाइंडिंग रेशियो इसकी फॉस्फेट के साथ चेक करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स की, तो उसको फिर कंपेयर कर लेते हैं बजाय इसके कि इसकी ड्रग को एक्चुअली किसी पेशेंट के अंदर दे के तो उसकी फिर सैम्पलिंग करके चेक करें। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने फॉस्फेट को बाइंड करना है तो उसको इन विट्रो चेक कर लेते हैं। इसी तरह कंपैरेटिव इन विट्रो रिलीज टेस्टिंग एंड
फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ इस साइक्लोविर टॉपिकल ऑइंटमेंट। इस साइक्लोविर टॉपिकल ऑइंटमेंट जो है उसको भी एक तो ये है कि उसको स्किन के ऊपर लगा के उसका इफेक्ट चेक करना है हमने, वो हो जाएगी इन विवो क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी कि उसका क्लिनिकल एंड पॉइंट क्या है। दूसरा ये है कि हम उसकी जो टॉपिकल ऑइंटमेंट है उसमें से इन विट्रो रिलीज ऑफ द ड्रग को चेक करें। एक कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर देखें कि जी एक प्रोडक्ट है उसकी रिलीज किस तरह की है और दूसरी प्रोडक्ट की रिलीज किस तरह की है। ये जो ऑइंटमेंट की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं उसके अंदर ये टेस्ट होता है इस तरह का कि उसकी रिलीज टेस्टिंग भी करते हैं ड्रग की। तो अगर वो ड्रग सेम रेट पे दोनों प्रोडक्ट्स में से सेम रेट पे रिलीज हो रही है इसका मतलब है कि उनका इफेक्ट भी सेम ही होगा, क्योंकि वो लगनी ही डायरेक्टली उसने जाके जो है वो स्किन के ऊपर लगनी है, तो इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसलिए इसकी सिर्फ रिलीज को कंपेयर करके हम उसको चेक कर लेते हैं कि ये दोनों ड्रग्स बायोइक्विवेलेंट। ठीक। अच्छा, कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिसके लिए, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसके लिए सिर्फ एक टाइप ऑफ बायोइक्विवेलेंट स्टडीज की स्टडी नहीं करते, उसके लिए मल्टीपल रिक्वायर्ड होती है। ड्रग प्रोडक्ट फॉर विच FDA recommends multiple bioequivalence approaches. फॉर एग्जाम्पल डाइक्लोफेनिक जेल है, इसमें उसका क्लिनिकल एंड पॉइंट भी चेक करते हैं और उसकी इन विवो फार्माकोकाइनेटिक्स भी करते हैं। ठीक है, यानी उसकी इन विवो AUC और सीमैक्स चेक करते हैं, प्लस उसका पेन का रिलीफ इफेक्ट भी चेक करते हैं। इसी तरह नाइटाजोक्सानाइड ओरल टैबलेट है। ठीक है, इसमें डायरिया के लिए यूज होती है। क्लिनिकली एंड पॉइंट में इसको क्लिनिकल एंड पॉइंट भी देखते हैं और इन विवो इसका AUC और सीमैक्स भी देखते हैं। फ्लूटिकासोन जो है वो भी क्लिनिकल एंड पॉइंट भी और इसका इन विवो पीके, ठीक है, और इसका इन विट्रो कंपैरिजन भी करते हैं। तीन टेस्ट करते हैं इसके लिए, एक नहीं करते इसके। फिर इसी तरह रेस्पेरिडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स हैं, इसके लिए भी पीके स्टडीज भी करते हैं और इसकी इन विट्रो स्टडीज भी करते हैं। ठीक है, लेंसोप्राजोल टैबलेट है, उसमें भी ये है कि लेंसोप्राजोल जो कैप्सूल है उसमें इन विवोस का AUC और सीमैक्स और इन विट्रोस का कंपैरिजन ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ग्रैन्यूल डिस्पर्शन रिकवरी एंड एसिड रेजिस्टेंस आफ्टर द डिस्पर्शन इनटू द एप्लीकेबल एप्पल जूस एंड डिस्पेंसिंग इनटू द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इन विट्रोस का इफेक्ट भी चेक करते हैं कि उसका जो है वो एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी कितनी है, प्लस उसकी एब्जॉर्प्शन और उसका जो है एब्जॉर्प्शन पैरामीटर्स उसका AUC और सीमैक्स दोनों को कंपेयर। इसी तरह डेक्सामेथासोन है, और भी इस टेबल के अंदर थी, लेकिन ये टेबल को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, बुक के अंदर थोड़ा बड़ा टेबल है तो वो आप देख लीजिएगा। ये सारी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन सा बायोइक्विवेलेंस वाला मेथड यूज होता है। ठीक है, 4 मेथड हमने किए हैं, बल्कि 5 मेथड किए हैं। नंबर 1, इन विवो कंपैरिजन बाय फार्माकोकाइनेटिक कंपैरिजन, इन विवो comparison with the help of pharmacodynamic response, in vivo comparison with the help of clinical outcome, और फिर इन विट्रो स्टडीज, और फिर जो इसके अलावा एडिशनल जो है वो इन विट्रो ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी या ड्रग की रिलीज कैपेसिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट वो भी चेक करते हैं। ठीक, और ये वाली वो ड्रग्स है जिनके लिए एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ अप्रोचेस यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ बायोइक्विवेलेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर जो हमने इन विट्रो में पढ़ा था, जितना डिसोल्यूशन टाइम इन विट्रो में आ रहा है उतना ही इन विवो में आना चाहिए, सेम टाइम आना चाहिए। नहीं, उसमें हम डिसोल्यूशन टाइम और इसकी एब्जॉर्प्शन को कंपेयर करते हैं ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कंपैरिजंस थी, वो आपको याद होंगे, ग्राफ काफी तरह के ग्राफ थे कि डिसोल्यूशन जी टाइम को एब्जॉर्प्शन टाइम के साथ कंपेयर किया, यानी मैक्सिमम डिसोल्यूशन कितने टाइम में हुई और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितने टाइम में हुई। एक ये था। एक था लेवल ए को रिलेशन, जिसमें हम एक ही टैबलेट दे के तो उसका टाइम कर्व लिया, पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व लिया, उसमें फिर हमने उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट किया कि जी परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब कितनी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, के टाइम गुजरने के साथ साथ कितने परसेंट ड्रग जो है वो डेफिनेटली टाइम गुजरने के साथ साथ परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ती गई उसकी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तक। उसी तरह फिर परसेंटेज ऑफ डिसोल्यूशन का कंपैरिजन किया कि एक टैबलेट की डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज का क्या कंपैरिजन।
तो मल्टीपल वेज ऑफ कंपैरिजन है उसके, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं कि हम उसकी सिर्फ डिसोल्यूशन टाइम को उसके एब्जॉर्प्शन टाइम के साथ कंपेयर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसकी जो एक्चुअल स्टडी का जो प्रोटोकॉल होता है, हम किस तरह स्टडीज करते हैं। ये तो सारा एक बैकग्राउंड था ना बायोइक्विलेंस का। सबसे पहले बायोइक्विलेंस होती क्या है, फिर क्यों करते हैं बायोइक्विलेंस, न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए करते हैं या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ बायोइक्विलेंस हमने किए कि जी किस किस मेथड से करते हैं, 4-5 मेथड हमने किए। अब हम एक्चुअल प्रोसेस में जाएंगे कि हम किस तरह बायोइक्विलेंस स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 टैबलेट्स हैं, हमारे हाथ में 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हमने फिर किस तरह लेके चलना है आगे, और उसका हमने किस तरह फाइंड करना है कि ये दोनों ड्रग्स बायोइक्विलेंट हैं या नहीं। ठीक है, जो उसका एक स्टडी डिज़ाइन हम थोड़ा-सा डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉसओवर स्टडी होती है और पैरेलल स्टडी होती है। तो एक्चुअल कहानियाँ हैं इसके आगे फिर कि होता क्या है, हम किस तरह वॉलंटियर्स को लेते हैं, वॉलंटियर्स को रखते कैसे हैं, फिर किस तरह डोज़ देते हैं, उसमें क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं, किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना होता है, सैंपलिंग में किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना होता है, एनालिसिस में किस चीज़ का ख़्याल रखना होता है। एनालिसिस हम पैरेलल कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है, मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। तो ये सारी की फिर नेक्स्ट जो है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल भी है आपका, तो यस 1 सर। बजे 1 बजे शुरू करते हैं प्रैक्टिकल फिर। ठीक है, ओके सर। चलें ठीक है फिर, इंशाल्लाह।